हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल शॉप्स, जिसे हम चेन स्टोर भी बोलते हैं। चेन स्टोर क्या है? नेटवर्क ऑफ रिटेल स्टोर है। ओके, रिटेल शॉप्स का, रिटेल स्टोर का एक नेटवर्क है, यानी एक तरीके के बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट में, सिटी के डिफरेंट एरिया में अवेलेबल होते हैं, जिनका मेन कारण ये है कि हम अपने कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाएं, और ये ओन किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स का प्रोडक्शन करता है और डायरेक्टली उस गुड्स को सेल कर देता है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को। ओके, जो इसका कंट्रोल होता है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। इसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टोर चेन स्टोर्स, यानी चेन स्टोर्स के मेरिट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गुड्स फॉर ऑल द चेन स्टोर आर परचेज बाय हेड ऑफिस। जितने भी चेन स्टोर हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट परचेस करना है, उनके लिए जो गुड्स को परचेस करना है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो हेड ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं होलसेलर्स को, फिर होलसेलर जो है वो कांटेक्ट करता है मैन्युफैक्चरर को, फिर वहाँ से गुड्स का प्रोडक्शन होता है और सप्लाई होता है। तो गुड्स का सप्लाई किया जाता है डिफरेंट रिटेलर्स को, और डिफरेंट रिटेलर जो है वो अपनी लोकेलिटी के हिसाब से उस प्रोडक्ट को सेल करता है, कंज्यूमर को पहुंचाता है। जब हम रिटेल चेन स्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो परचेजिंग होगा वो हेड ऑफिस के द्वारा किया जाएगा, यानी हेड ऑफिस जो है वो तीनों ही स्टोर के लिए खुद से परचेस करेगा। यहाँ क्लियरली मेंशन है परचेज बाय हेड ऑफिस। ये जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस के द्वारा इस स्टोर, मान लेते हैं कि स्टोर 1 ये हमारा है, स्टोर ए, स्टोर बी और स्टोर सी, ये है। अब 3 स्टोर हैं, तीनों अलग अलग एरिया में सिचुएटेड हैं, लेकिन इनका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? वो हेड ऑफिस के द्वारा है। अब हेड ऑफिस डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कौन से स्टोर में सेंड करना है। तो सबसे पहले ये होगा कि स्टोर वाले जो हैं वो अपना रिपोर्ट सेंड करेंगे कि हमारे पास इतना प्रोडक्ट था, हमने इतना सेल कर दिया, इतना का डिमांड है या इतना बच गया। तो हम लोग बेसिकली बात करें परचेस के बारे में, तो परचेस करने का डिसीज़न कौन लेगा? तो हेड ऑफिस के द्वारा लिया जाएगा, और हेड ऑफिस ही डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में या रेशियो में कौन से स्टोर में सेल करना है। और व्हेन दे बाय इन बल्क, जब हेड ऑफिस जो है बल्क में यानी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट तभी मिलेगा जब वो बल्क में परचेस करेगा और कैश में परचेस करेगा। मैन्युफैक्चरर को अगर प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो बिना रॉ मटेरियल के तो वो प्रोडक्शन कर नहीं सकता है, या कोई भी प्रोडक्ट को वो बना नहीं सकता है। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब वो सप्लायर से कांटेक्ट करेगा, यानी बहुत सारे सप्लायर से कांटेक्ट करेगा। जिन सप्लायर का रॉ मटेरियल अच्छा होगा वो उसे परचेस कर लेगा। परचेज भी वो डिस्काउंट में कैश पे करेगा तभी उसको डिस्काउंट मिलेगा, और रॉ मटेरियल अगर वो बल्क में परचेस करेगा तभी तो उसको फ़ायदा होगा। कम में परचेस करना या स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करने पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, और हमारा जो कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उतना ही लगेगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम तभी मिनिमम कर सकते हैं जब हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। तो बल्क में कोई चीज़ अगर हो रहा है, या बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, या बल्क में परचेजिंग हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट अर्न करने का, एज वेल एज अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो मार्जिन होगा
डिस्काउंट मिलने का, यानी डिस्काउंट मिलने का जो मार्जिन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो मैन्युफैक्चरर जब भी कोई चीज़ बल्क में परचेस करेगा और बल्क में प्रोड्यूस करेगा, दोनों ही कंडीशन में उसे फ़ायदा होगा। ओके, एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना है, अगर बल्क में परचेस करके बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में बल्क में सेल हो रहा है, तो ज़्यादा रिटर्न होने का चांसेस है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो बिजनेस के हर एक एक्टिविटी को अच्छे से पूरा कर पाएंगे, स्टाफ को सैलरी दे पाएंगे, यानी जो खर्चा होगा, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो ईजिली हमारा रिकवर हो सकता है और ईजिली हम उसे पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ये कब होगा? जब वो परचेस करेगा बल्क में। इट रिजल्ट इन अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, और ये लार्ज स्केल ऑपरेशन को भी बेनिफिट प्रोवाइड पहुंचाएगा। ओके, तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो बन करके आएगा और जो उसका स्टैंडर्ड होगा, जो क्वालिटी होगा, वो कैसा होगा? क्या वो डिफरेंट होगा या एक जैसा होगा? द गुड्स सप्लाइड ऑन चेन स्टोर आर हाई क्वालिटी। चेन स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है वो हाई स्टैंडर्ड का होता है। ओके, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद क्या कर रहा है? रिटेलर बन गया है। मैन्युफैक्चरर जो है वो सप्लायर से प्रोडक्ट को परचेस करके ला रहा है, खरीद के ला रहा है, फिर वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट में डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है नंबर ऑफ कंज्यूमर को। जब वो नंबर ऑफ कंज्यूमर को खुद सप्लाई कर रहा है और वो खुद डायरेक्टली, कोई भी मिडिल मैन इसमें इंगेज नहीं है या किसी भी मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर को चाहिए या ऑनर को ये चाहिए कि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करे या एक स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड को हाई रखे। अगर किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी में गिरावट आ गया है या क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है तो कंज्यूमर जो है उतना पैसा खर्च नहीं करेगा उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, क्योंकि आज के समय पर कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। डोमेस्टिक कंपनीज़ के अलावा इंटरनेशनल कंपनीज़, एमएनसीज कंपनीज़ भी अवेलेबल हैं, जहां पर कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो अपने पैसे को सही जगह खर्च करके या सही प्रोडक्ट पर खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है। क्योंकि आज का कस्टमर अवेयर है, नॉलेजेबल है, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में अवेयर है, प्रोडक्ट के मेरिट्स के बारे में एज वेल एज प्रोडक्ट के डीमेरिट्स के बारे में। जब कंज्यूमर अवेयर है तो अब मैन्युफैक्चरर्स को या सेलर को इतना अवेयर तो होना चाहिए कि वो कंज्यूमर को चीट ना करे, कंज्यूमर को धोखा नहीं दे। अगर कंज्यूमर को वो एक बार चीट करता है या धोखा देता है तो नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर उसके पास से परचेज नहीं करेगा। कंज्यूमर वहाँ जाएगा जहाँ से उसे रीजनेबल रेट पर या अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। The buyers are assured about the quality of the product when they are buying from the chain store. अब बायर को पता है कि अगर मैं बाटा में जाता हूँ, ओके, जो बाटा है, बाटा भी क्या एक चेन स्टोर है, तो बाटा में जाएगा, अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसको वो अश्योर है कि हमारे साथ या उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमें कोई भी डिफेक्टिव चीज़ नहीं मिलेगा। वो अश्योर है कि चेन स्टोर के द्वारा अगर सप्लाई हो रहा है और चेन स्टोर जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है तो कभी भी वो अपने कंज्यूमर को वैसा प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेगा जिससे उसकी कंपनी का या उसके ब्रांड का नाम खराब हो। अगर एक बार किसी कंपनी या ब्रांड का नाम खराब हो गया, मार्केट में अगर ये न्यूज़ सर्कुलेट हो गया तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो उस ओर नहीं जाएंगे या उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो आप जितने भी चेन स्टोर में विज़िट करोगे तो वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा कि उनका जो प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो लोग एक उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं।
चेन स्टोर के जो ऑनर हैं वो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि हम जो रॉ मटेरियल परचेस करें, मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही सप्लाई किया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है तो उसे ये ध्यान रखना होगा कि वो जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है वो रॉ मटेरियल अच्छे सप्लायर के द्वारा परचेस किया जा रहा है, सप्लायर उसके साथ चीट नहीं कर रहा है। अगर रॉ मटेरियल ख़राब होगा तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी ख़राब होगा, आउटकम जो निकलेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके आएगा वो भी तो अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा तभी होगा जब हम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अब हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस बनता है। तो चेन स्टोर में जो बायर्स होते हैं वो थोड़ा ये अश्योर हो जाते हैं कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा और हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा। अगर हम कंपेयर करेंगे स्मॉल स्केल रिटेलर्स के प्रोडक्ट्स के साथ, अगर स्मॉल स्केल के प्रोडक्ट के साथ अगर कंपेयर होगा तो चेन स्टोर के प्रोडक्ट जनरली अच्छे ही होते हैं। प्राइसेस में भी ज़्यादा प्राइस वो नहीं लेता है क्योंकि इसमें जो मिडिल मैन है वो एलिमिनेट हो जाता है। प्राइस तभी इंक्रीज़ होगा जब मिडिल मैन का रोल ज़्यादा होगा या मिडिल मैन ज़्यादा इंगेज होंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। जब वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा तो वहाँ पर जितने भी हैं मिडिल मैन वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस वहाँ पर बनता है। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, पब्लिक कॉन्फिडेंस। ओके, फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स हेल्प टू इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। अगर आप देखो कि वो शॉप जो प्राइसेस में फ्लैक्चुएशन करता है या जहाँ पर कंज्यूमर जा कर के ज़्यादा बार्गिंग कर सकते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा बार्गेनिंग होगा वहाँ पर कंज्यूमर जो है वो हमेशा ये सोचेगा कि अगर मैंने थोड़ा और ज़ोर लगाया होता तो चांसेस होता कि मैं ज़्यादा बार्गेनिंग कर लेता या मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता। लेकिन जब जहाँ पर कंज्यूमर को फिक्स्ड प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वो जगह पर कंज्यूमर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मेरे साथ यहाँ पर चीटिंग नहीं किया जाएगा या ये जो रिटेलर है ये मेरे साथ चीट नहीं करेगा। फिक्स प्राइस ऑफ द गुड्स हेल्प टू इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। फिक्स प्राइस जो है वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि कैसे कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो पाए। कहाँ पर, चेन स्टोर में। तो चेन स्टोर्स पर कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा जब वहाँ पर प्राइसेस फिक्स होंगे। देखो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है। प्राइसेस जो यहाँ पे करेगा वो यहाँ भी पे करेगा और यहाँ भी पे करेगा। सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी सेम प्राइस, सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी सेम प्राइस यहाँ भी अवेलेबल है, सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी और सेम प्राइस यहाँ भी अवेलेबल है। जब तीनों ही स्टोर में सेम प्राइस है तो कस्टमर को इतना तो लगेगा कि नहीं, अगर मैंने यहाँ के बदले यहाँ भी परचेस कर लिया तो मेरे साथ चीटिंग नहीं होगा, मुझे जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो मिलना ही मिलना है। जो प्राइस मैं यहाँ पे करूँगा वो प्राइस मैं यहाँ भी पे कर सकता हूँ और मुझे यहाँ भी वो प्रोडक्ट मिल सकता है सेम प्राइस का। तो इस तरीके से क्या होगा कि कस्टमर हैज़ नो फेयर, कस्टमर को डर नहीं होगा, कस्टमर को फेयर नहीं होगा ऑफ बीइंग चीटेड, धोखा का, बाय चार्जिंग हायर प्राइस। अगर चेन स्टोर ने ये चीज़ को मेंटेन करके नहीं रखा होता, किस चीज़ को, प्राइस को, क्वालिटी को मेंटेन करके नहीं रखा होता, तो कस्टमर को हमेशा ये डर होता कि पता नहीं अगर स्टोर ए में हमसे अगर 10 रुपया लिया जा रहा है, कहीं स्टोर बी में तो 11 रुपये नहीं लिया जाएगा। लेकिन नहीं, स्टोर बी में भी उसे 10 रुपये में वो प्रोडक्ट मिलेगा और स्टोर सी में भी उसे 10 रुपये में ही वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो डर है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि कस्टमर को पता है कि अगर मैं चेन स्टोर जाऊंगा तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, मुझे अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीज़नेबल रेट में ज़रूर अवेलेबल होगा
और मैं उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता हूँ, सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकता हूँ और मुझे उस प्रोडक्ट के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप वैसे रिटेलर के पास जाते हो जिसका स्मॉल स्केल बिजनेस है और वो वैसे कस्टमर या लोकल आइटम के साथ डील करता है, तो लोकल आइटम में चांसेस है कि उसको वैसा प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसमें अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ ना किया गया हो। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, ईजिली अप्रोचेबल। मोस्ट ऑफ द चेन स्टोर्स आर सिचुएटेड एट रेसिडेंशियल एरियाज। आपको दिखेगा कि बहुत सारे चेन स्टोर ऐसे हैं जो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो रेसिडेंशियल एरिया में। वो एरिया जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, जिनका अपना घर है, वहाँ पर रेसिडेंस है, तो बहुत सारे चेन स्टोर ऐसे हैं या ओपन किया जाता है रेसिडेंशियल एरिया में, ताकि कस्टमर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़े, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े और उन्हें कम से कम ट्रैवल करके या घर के नज़दीक वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए जिनका उन्हें रिक्वायरमेंट है या जिनका उन्हें नीड है। ओके, तो नीड्स को वो अपने घर के करीब पूरा कर सकते हैं, अपने रेसिडेंशियल एरिया में रह कर के पूरा कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होगा। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में पढ़ा था कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो वहाँ पर ओपन किए जाते हैं जहाँ पर एरिया अच्छा उन्हें मिल जाए, क्योंकि लार्ज एरिया में अगर वो लोग ओपन करेंगे तो उसके अंदर उन्हें अलग अलग सेक्शन और अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, तो वहाँ पर वो लोकेट करेंगे और सेंट्रल एरिया में लोकेट करेंगे। यानी जो सिटी के सेंटर में अगर लोकेट करते तो मैक्सिमम चांसेस है ज़्यादा कस्टमर को रीच करने का। लेकिन चेन स्टोर दोनों ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल प्लेस पर भी ओपन करता है और रेसिडेंशियल एरिया में भी ओपन करता है। तो रेसिडेंशियल एरिया में ओपन करने का फ़ायदा स्टोर को भी होगा और कस्टमर को भी होगा। स्टोर को इसीलिए होगा ताकि वो मैक्सिमम कस्टमर को ईजिली गुड्स अवेलेबल करवा पाएगा और मैक्सिमम कस्टमर उस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो ट्रैवल करना या लंबा डिस्टेंस कवर करना पसंद नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे ही एरिया में अवेलेबल हो, हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने नहीं जाना पड़े। डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑप्शन देता है कि आप अपने पूरे हाउस होल्ड आर्टिकल्स को आकर के परचेस कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर के रिक्वायरमेंट्स को परचेस कर सकते हैं, लेकिन वो रेसिडेंशियल एरिया में वो ऑप्शन नहीं देता है, वो सेंट्रल प्लेस पर ऑप्शन देता है। इसके लिए कस्टमर को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, टाइम टेकन है, टाइम को उसे वहाँ पर यूटिलाइज करना, टाइम को वहाँ पर मैक्सिमम देना पड़ेगा। लेकिन वो चेन स्टोर जो रेसिडेंशियल एरिया में ओपन है, कंज्यूमर अपने घर से बाहर निकलेगा और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। एंड ऑल्सो एज सेंट्रल प्लेसेस कंज्यूमर फाइंड इट कन्वीनियंट टू अप्रोच दीज स्टोर। कंज्यूमर को क्या होता है, कन्वीनियंट यानी आसानी होता है इस स्टोर को अप्रोच करना, इस स्टोर तक रीच करना और वहाँ पर जाकर के अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। अब जो कस्टमर चाहते हैं कि नहीं हम सेंट्रल प्लेस पर जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। या वो चाहते हैं कि अगर उनके रेसिडेंशियल एरिया के आसपास में ही या कॉलोनीज़ में ही चेन स्टोर है तो वो वहाँ विज़िट करके अपने रिक्वायरमेंट्स को ईज़िली पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन डिपार्टमेंटल स्टोर ने नहीं दिया है। हर कस्टमर ये चाहता है कि मैं अपने टाइम को सेव करूं, मैं ज़्यादा ट्रैवल ना करूं। अगर वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो बाकी जो उसके काम पेंडिंग है वो उसे कौन पूरा करेगा? केवल वो ट्रैवल करके ही परचेजिंग या शॉपिंग ही करता रह जाएगा। बाकी के काम करने के लिए उसे और टाइम चाहिए या उसे घर में रहना है बाकी के काम करने के लिए।
तो जनरल रेसिडेंशियल एरिया में उसे ज़्यादा अपने व्हीकल को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वो पैदल ही ट्रैवल कर सकता है, वॉक करके जाएगा और सामान लेकर के वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो नहीं होगा। अगर सेंट्रल प्लेस की बात करें तो उसे अपने व्हीकल को यूज़ करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव थोड़ा सा एक्सपेंस यहाँ होगा, खर्च होगा। लेकिन जब वो वॉकिंग डिस्टेंस पर उसका चेन स्टोर होगा तो ईजिली वहाँ पर जाएगा और अपनी शॉपिंग को वो कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट भी है पॉइंट नंबर 5, डिवीज़न ऑफ रिस्क। रिस्क को क्या करता है, डिवाइड करता है। ऑल द शॉप्स ऑफ चेन स्टोर्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, जितने भी चेन स्टोर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होते हैं। डील विथ एग्जैक्टली सेम टाइप एंड सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स। आप किसी भी स्टोर में विजिट कर लो चेन स्टोर के, आपको क्या सेम मिलेगा, सेम टाइप मिलेगा, प्राइस भी मान सकते हैं, सेम क्वालिटी भी मिलेगा। क्वालिटी भी सेम होगा, टाइप भी सेम होगा और प्राइस भी सेम होगा। ओके, ये यहाँ पर वैरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 10 है तो कहीं पर 12 है। अगर स्टोर ए में 10 है, सेम टाइप सेम क्वालिटी, स्टोर बी में भी 10 है, सेम टाइप सेम क्वालिटी, और स्टोर सी में भी सेम है, सेम प्राइस सेम टाइप और सेम क्वालिटी। ओके, वो डिफर नहीं करेगा। डिफरेंट पार्ट में है या डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में है तो उसमें प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्वालिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, सारी चीज़ें सेम होंगी। इफ़ वन पर्टिकुलर आइटम इज़ नॉट डिमांडेड एट वन स्टोर इट मे बी सेंट टू अनदर स्टोर। बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक स्टोर में बात करें तो या स्टोर ए में एक प्रोडक्ट है, लेकिन स्टोर ए में के जितने भी कस्टमर हैं उस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं करते, लेकिन वो प्रोडक्ट स्टोर बी में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, यहाँ पर नहीं सेल हो रहा है, तो वो तुरंत ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, स्टोर बी में। और स्टोर बी में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो हो सकता है कि स्टोर बी में ज़्यादा डिमांडेड ना हो, स्टोर सी में ज़्यादा डिमांडेड हो, तो वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सेम ये सी और ए के साथ भी लागू हो सकता है। तो इस तरीके से जो रिस्क है लॉस होने का वो कम हो जाता है। एक ही चेन स्टोर के प्रोडक्ट अगर एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सेंड हो रहे हैं तो रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, वो वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जा कर के वो प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो इस तरीके से स्टोर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और ये भी समझ सकते हैं कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि हमारे डिमांड की पूर्ति तुरंत हो गई है, तुरंत कर दिया गया है, तो कंज्यूमर इस चीज़ को ध्यान में रखता है और फिर वो दोबारा वहीं आता है जहाँ से उसको वो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल करवाया गया है। लेकिन ये डिपार्टमेंटल स्टोर में जनरली नहीं होता। या जनरल स्टोर की बात करें तो जनरल स्टोर वालों को किसके पास जाना पड़ेगा, होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, फिर वो मैन्युफैक्चरर से डील करेगा। तो मल्टीपल स्टोर में या चेन स्टोर में इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। बार बार मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना होता है या बार बार ऑनर के पास नहीं जाना होता है। केवल अगर हेड ऑफिस में कॉल कर दिया तो हेड ऑफिस ने तुरंत ऑर्डर दे दिया या अपने स्टाफ या रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, तो एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। जनरल स्टोर की बात करें तो रिटेलर के पास जाएगा रिटेलर, तो रिटेलर को परचेस करना पड़ेगा, फिर होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा तो उसे भी परचेस करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर कोई वैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट ईजिली सप्लाई हो रहा है, ईजिली ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी परचेज और सेल का कंडीशन लागू नहीं होगा। Okay, next we have is point number 6, no bad debts. In chain stores goods are sold only for cash, so there are no chances fear of bad debts. यानी अगर हमारा पैसा डूब जाए, ये कब संभव होगा,
जब हम किसी को उधार में या क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्रेडिट में अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो चांसेस होगा कि अगला पार्टी जो है वो हमें पेमेंट ना करे। ओके, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है क्रेडिट वाला? जब हम स्मॉल स्केल के बिजनेस को पढ़ते हैं या उसके बारे में सोचते हैं वैसा बिजनेस करने का, तो होलसेलर जो है वो नंबर ऑफ रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है ताकि जो उसका सेल है वो इंक्रीज हो पाए। अब रिटेलर भी हैं, वो अपने रेगुलर बायर्स को या रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं और रेगुलर कस्टमर क्रेडिट फैसिलिटी मांगते भी हैं। वो जनरल स्टोर वाले को बोलते हैं कि हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, आपके पास से ही हमेशा प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो आपको एटलीस्ट हमें क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होता है चेन स्टोर्स पर, क्योंकि चेन स्टोर जो है वो कैश पर डील करता है। अगर वो कैश पर डील करेगा तो पैसे डूबने का या लॉस होने का कोई भी चांसेस नहीं है। लॉस होने का चांसेस तभी होगा जब क्रेडिट फैसिलिटी मैक्सिमम या कुछ कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। जब एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो चेन स्टोर्स वाले जो हैं वो कैश पर सेल करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। और इन सारे स्टोर्स में या मल्टीपल स्टोर्स में या चेन स्टोर्स में जितने भी कंज्यूमर विजिट करते हैं या कस्टमर विजिट करते हैं, वो लोग कभी भी स्टोर मैनेजर से या वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ से क्रेडिट का ऑप्शन नहीं मांगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन होता है कि हम केवल और केवल कैश में ही सेल करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो वैसे कस्टमर जिनके पास पैसा है वो इस स्टोर में विजिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, ईजी आइडेंटिफिकेशन। मल्टीपल शॉप्स हैव यूनिफॉर्म एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डेकोरेशन। अगर हम डेकोरेशन की बात करें तो जितने भी मल्टीपल स्टोर हैं या चेन स्टोर्स हैं, उनका जो डेकोरेशन है, बनावट है या जो उनको सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, वो सारा ही एक जैसा होता है। अगर ए को जिस कलर से पेंट किया गया है, डेकोरेट किया गया है, सेम कलर और सेम डेकोरेशन बी और सी में भी होगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल शॉप है। एक जैसा शॉप कंट्री के डिफरेंट पार्ट में है या सिटी के डिफरेंट एरिया में लोकेटेड है, तो वो एक जैसा नहीं होगा, तो वो आइडेंटिकल नहीं लगेगा, एक जैसा नहीं लगेगा। चाहे वो एक्सटर्नल डेकोरेशन की बात करें या इंटरनल डेकोरेशन की बात करें, दोनों ही कंडीशन में जो डेकोरेशन होगा वो एक जैसा होगा। तभी तो कंज्यूमर जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा। दूर से ही कंज्यूमर को देख करके लगेगा कि हाँ, यही वो चेन स्टोर है जहाँ से मैंने परचेस किया था या दूसरे चेन स्टोर से परचेस किया था, तो वो यहाँ भी सेम है। सो दीज आर ईजिली आइडेंटिफाइड फ्रॉम फार ऑफ बाय द कस्टमर। दूर से ही कस्टमर को नज़र आ जाएगा या दूर से ही कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है और फिर वो वहाँ पर विजिट करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ये कस्टमर के लिए भी इजी होता है और ये एक एडवर्टीजमेंट का काम भी करता है। एडवर्टीजमेंट का काम इसीलिए करेगा क्योंकि पेंट है या डेकोरेशन से कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वहाँ जा कर के वो शॉपिंग भी करते हैं। द लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 8, सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी एक जगह से एडवर्टाइज किया जाएगा और फ़ायदा तीनों ही स्टोर को मिलेगा। जो अलग अलग एरिया में सिचुएटेड है, अलग अलग लोकेलिटी में सिचुएटेड है, कोई सेंट्रल प्लेस पर है तो कोई रेसिडेंशियल प्लेस पर है, तो इस तरीके से फ़ायदा सारे ही स्टोर्स वालों को होगा। द एडवर्टीजमेंट आर डन बाय हेड ऑफिस।
एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा किया जाता है या किसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो ये हेड ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या हेड ऑफिस के द्वारा ही इसे पूरा कराया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर स्प्रेड ओवर ऑल द शॉप्स, जितने भी शॉप्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट तो हेड ऑफिस के द्वारा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा उन सारे शॉप्स को हो रहा है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में या डिफरेंट डिफरेंट एरिया में है। अब अगर वो इंडिविजुअली एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हेड ऑफिस के द्वारा एडवर्टीजमेंट कराया जा रहा है और वो सारे ही स्टोर्स के लिए अच्छा होगा तो जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा, वो कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा, उसको हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। एंड स्प्रेड ओवर ऑल द शॉप्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लोकेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोकेटेड है, और इसका फ़ायदा अगर सभी स्टोर्स को हो रहा है तो ये उस चेन स्टोर के लिए फ़ायदा होगा या उसको बेनिफिट मिलेगा कि वो कम से कम समय में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को या लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट कर पाए या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ चेन स्टोर, जिसमें हम लोगों ने 8 पॉइंट डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमीज ऑफ स्केल, 2 स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इजीली अप्रोचेबल, इजीली अप्रोच किया जा सकता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, डिवीज़न ऑफ रिस्क, रिस्क यानी जो लॉसेस होने का चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सेंड किया जा सकता है। नो बैड डेट्स, लॉस नहीं होगा क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। ईजिली आइडेंटिफिकेशन, ईजिली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीमेरिट्स ऑफ चेन स्टोर डिस्कस करेंगे।